सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मकाम कोई भी हो, मौका जो भी हो, असेंबली की तकरीर हो, मीडिया से गुफ्तगू हो, टीवी इंटरव्यू हो या किसी तकरीब से खिताब हो, वजीर आजम की गुफ्तगू में हमेशा रियासत मदीना का जिक्र आता है। कल भी तकरीर तो बजट के अख्तितामी सेशन की थी और उसमें भी वजीर आजम इमरान खान ने रियासत मदीना के 3 बुनियादी उसूलों का हवाला दिया। एक बार फिर याद दिलाया कि रियासत मदीना के 3 बुनियादी उसूल थे: इंसानियत, इंसाफ और खुददारी। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इंसानियत, इंसाफ और खुददारी पर अमल करना होगा। वजीर आजम ने क्या कहा, जरा ये सुनिए फिर। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इस्टेब्लिश किए थे, तो वो प्रिंसिपल्स थे, वो 3 उसूल थे। और जो हमने अपनी पार्टी बनाई 25 साल पहले, तो हमने वो 3 उसूल रखे: इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। पार्टी बनाते वक्त तो वजीर आजम ने ये उसूल अपने सामने रखे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद शायद वो तमाम उसूल भूल गए। वजीर आजम शायद ये नहीं जानते कि मुल्क में इस वक्त महंगाई बढ़ रही है, गरीब इंसान की कुव्वत खरीद कम से कम तर होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग इस वक्त भूख से मर रहे हैं, फाके करने पर मजबूर हो गए हैं, खुदकुशियां की जा रही हैं। एक आम इंसान की अजियत इस वक्त इस बढ़ती महंगाई के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या यह है इस हुकूमत में इंसानियत का एहसास? हुकूमतें इस तरह अपनी आवाम का ख्याल करती हैं? वजीर आजम सबके लिए इंसाफ की बात करते हैं, एक कानून की बात करते हैं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन सानेह साहिवाल आज भी सबको याद है। 2.5 साल गुजर चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों बेगुनाह खानदान को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया था। और उस वक्त वजीर आजम जो कि कतर में थे, उन्होंने कौम को यकीन दिलाया था कि वापस आकर वो इस वाक़ये के जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देंगे। लेकिन हुआ क्या? आखिर में मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। सानिया साहिवाल हो, कराची में नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हो या इस जैसे अनगिनत दूसरे वाक़यात हों, मुतासिरीन अब तक इंसाफ मांग रहे हैं। तो क्या यह है इस हुकूमत में इंसाफ की आसान फराहमी? और इंसानियत और इंसाफ के बाद तीसरा नंबर आता है खुददारी का। अब IMF से कर्ज लेना कौन सी खुददारी है? सऊदी अरब, UAE और दीगर मुल्कों से कर्ज लेना, कर्ज के लिए मुल्की इदारों को गिरवी तक रख देना, यह कहाँ की खुददारी है? और तो और किफ़ायत शारी का नारा लगाने वाली हुकूमत में खुददारी की इंतहा यह है कि करोड़पति और अरबपति अरकान असेंबली की तनख्वाहें लाखों में हैं। ये अरकान इतने अमीर हैं कि इन्हें अपनी तनख्वाहें जो लाखों में हैं इसका इल्म भी नहीं है। ज़रा एक क्लिप देखिए कि किस तरह हमने एक रुकन से एक सवाल पूछा उनकी तनख्वाह से मुताल्लिक और उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी तनख्वाह है कितनी। अमजदुल्लाह नियाजी का क्लिप देखें ज़रा। अभी मेंबर पार्लियामेंट की तनख्वाह है कितनी? अभी एक MNA की तनख्वाह कितनी है जो नेशनल असेंबली का मेंबर हो? मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये आपका ये कहना कोई लाखों में नहीं है, बहुत थोड़ी है। आप जिसको सुन के आप परेशान हो जाएंगे। और हजारों में सर, 70,000 है, 80,000 है मेरे। नहीं, थोड़ी कम है मेरे ख्याल में। 40,000 बात बताऊं, आप जो एंकर हैं जी, नहीं मेरे ख्याल मुझे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। पीपल्स पार्टी की कौम माज़रत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के रुकन थे और इनको ये नहीं मालूम था कि इनकी तनख्वाह कितनी है। बहुत थोड़ी बता रहे थे, लेकिन आखिर तक वो फिगर नहीं बता सके। तो अब एक मजदूर 20,000 रुपये में माहाना अपना गुजारा कैसे कर सकता है? एक मजदूर की कम से कम तनख्वाह इस हुकूमत ने 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी है। और फिर उसके बाद बजट के आखिरी सेशन में कल वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की उसमें अपोजिशन को उन्होंने बिलाखिर 3 साल बाद दावत दी कि आए इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें और आपकी तजवीज़ भी हम सुनने को तैयार हैं। तो अब अपोजिशन उनकी इस तजवीज़ का क्या जवाब देगी? क्या अपोजिशन बैठने के लिए तैयार है? क्योंकि अपोजिशन भी इस वक्त ज़ाहिर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। PDM अलग अपोजिशन कर रही है, पीपल्स पार्टी इस वक्त एक अलग अपोजिशन कर रही है। तो कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करते हैं और फिर वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर उनका जवाब भी जानते हैं। कायरा साहब, कल जो वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को तजवीज़ दी है, इसको एक खुशाइंद कदम हुकूमत की जानिब से कहा जा सकता है? इसको अपोजिशन ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी सीरियस ले रही है इस तजवीज़ को? कल वज़ीर आज़म साहब ने जो पार्लियामेंट में खिताब किया, उसमें स्पीकर साहब ने और उनकी पूरी जमात ने बड़ा एहतमाम करके अपोजिशन से डायलॉग किए, तय किया कि वज़ीर आज़म की बात को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा और वज़ीर आज़म अपने हस्ब सबक अपोजिशन को गालियाँ नहीं देंगे।
तो उस माहौल में एक तकरीर की गई जिसमें वज़ीर आज़म साहब को बड़ा मुश्किल पेश आई अपने अल्फाज पे काबू रखना। अब ये कितने दिन तक रह सकता है, ये कल के दिन तक था या आइंदा कंटिन्यू करता है। वज़ीर आज़म साहब का रवैया, आज एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें पता नहीं, मुझे नहीं पता वज़ीर आज़म साहब उसमें तशरीफ़ ले गए हैं कि नहीं, तो ये इस बात का इज़हारिया होगा कि वो चीज़ों को कितना संजीदा ले रहे हैं, अपोजिशन की आरा को कितना बेहतर समझते हैं। मेरा ख्याल है अभी तो डिपेंड करता है। वज़ीर आज़म साहब ने जब ये कानून हेस्ट में पास किया, 1 घंटे के अंदर 21 कानून पास किए जिसमें इलेक्शन लॉज भी शामिल थे, तो उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जी आप आए बैठे, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। तो क्या रह गया बात करने को? लेकिन अब हमारी अपोजिशन जो वो पार्लिमानी पार्टी है वो इस पर देखेगी और अपनी रिस्पॉन्ड करेगी। सही, लेकिन कायर साहब वैसे जाहिर है चूँकि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर मेंबर आप भी हैं, एक बहुत ही ज़ीरक सियासतदान है, आपकी नज़र में अब इस तजवीज़ का जवाब होना क्या चाहिए? चूँकि 3 साल तक तो वज़ीर आज़म बात करने को ही तैयार नहीं थे, अब बिलाखिर चाहे अपनी तकरीर मुकम्मल करने के लिए उन्हें ये आपको ऑफ़र करनी पड़ी है, तो अब अपोजिशन की दीगर जमातों को, आपको, मुस्लिम लीग नून को बैठना चाहिए, इनके साथ अपनी तजवीज़ इनके सामने रखनी चाहिए? देखिए, एक पहलू तो इसका यह है कि उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो 3 साल वो इनके साथ करते रहे, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा। ये रवैया उनका है, उन्हीं को रहने दें। अपोजिशन को चाहिए कि वो अपनी आरा जो हैं वो ज़रूर अब सेनेट की कमेटी में देंगे। कमेटी सुना है, एक बनाई गई है, वो कमेटी पास हुए कानून को रिव्यू कर सकती है, नहीं कर सकती, इसको कोई मोडेलिटी तय करनी पड़ेगी, लेकिन अपोजिशन को अंगेज करना चाहिए। असूली तौर पे तो टिट फॉर टैट तो यही बनता है कि जो वो करते रहे उसका जवाब उसी तरह दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरतों को, पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए अपोजिशन को अपने रवैये में नरमी रखनी चाहिए और इलेक्शन लॉज को ठीक करने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। और जो मदाखलत है, एक है प्रोसीजर इलेक्शन का, कि उस प्रोसीजर में क्या क्या फ्लॉज हैं जिनको दुरुस्त किया जाए, एम्पावरमेंट कैसी हो, अमला कैसा हो, और जो इलेक्शन के अमल में मदाखलत होती है उसको रोकने का भी कोई मैकेनिज्म वो सबको मिल के बनाना चाहिए। तो कायर साहब, हुकूमत तो ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों का हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को समझ रही है, पीपल्स पार्टी की नज़र में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम राइज करना फिर दुरुस्त है? इससे आगे कोई बेहतरी हो सकती है या मामलात इससे फिर मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं? कोई एतराज़ इस मशीन पर भी और इस निज़ाम पर है आपको? देखिए, इस पे तो बहुत सारा एतराज़ तो इलेक्शन कमीशन को ही है। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोटोटाइप बना था, जिस पे कोई पहले उन्होंने कुछ इलेक्शन कराया भी है, शायद एक सैंपल के तौर पे, उनको एतराज़ है, तो इलेक्शन कमीशन का बुनियादी एतराज़ दूर होना चाहिए। ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई पार्लियामान से सुप्रीम इदारा है या गवर्नमेंट से बाला है, नो, लेकिन अगर एक सुप्रीम इदारा जिसका काम इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इनेकाद है, वो इलेक्शन प्रोसेस पे, इलेक्शन लॉ पे, अपने इख्तियारात पे, अपने प्रैक्टिस की बुनियाद पे कोई एतराज़ फाइल कर रहा है, किसी चीज़ को कंट्राडिक्टरी कह रहा है, तो उसको सीरियसली सुनना चाहिए, उसकी बात गौर करना चाहिए। दूसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन जो ऑटोनॉमी एंजॉय कर रहा है, ये हमारे दौर में ये ऑटोनॉमी दी गई, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हमारे दौर में तकर्री का तरीकाकार तय किया गया। हमारे दौर में नादरा से लिस्टें बनवा के इसमें आईडी कार्ड्स का इंदराज शुरू कराया गया, फिर तस्वीर वाले लिस्टें शुरू हुई। 4.5 करोड़ के करीब जैली वोट उसमें जो थे वो खत्म किए गए। बहुत सारे काम वो फिर 2017 में इसमें रिफॉर्म्स हुई, अब भी होनी चाहिए, और उन रिफॉर्म्स में ईवीएम का भी एक तस्वर था। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, इंडिया में, अमेरिका में, या जहाँ जहाँ ये प्रोसेस होता है, वहाँ पे पार्लियामेंट के नुमाइंदे भी भेजे गए और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी भेजे गए, और उन्होंने वहाँ के तजर्बात को भी देखा। एक मशीन प्रपोज भी हुई थी हमारे दौर में, ये कोई नई चीज़ नहीं तश्कील दे रहे, लेकिन उसके ऊपर जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहरहाल दूर होने चाहिए, उसका कोई तरीका करता है करना चाहिए। और कायर साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ पे भी अपोजिशन को क्या हैं एतराज़ात? मुस्लिम लीग नून को तो हैं, वो खुलकर इज़हार भी करते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी हैं, और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिल जाता है तो क्या इसका सियासी फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँच सकता है, इसलिए वो इतने संजीदा हैं इस इशू को लेकर? देखिए, गुजारिश ये है कि इससे बहुत पहले हम तो सब कहते हैं कि उनको राइट देना चाहिए। वो पाकिस्तानी है, वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, कम पाकिस्तानी नहीं है। राइट टू वोट देना चाहिए। सवाल ये है कि वो कैसे दिया जाए, उसकी टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। पोस्टल बैलेट है,
इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग है, वो ये मेल के जरिए वोट है, फलां फलां, अगर आप उनसे फिजिकल वोट लेना चाहें, फिजिकल वोट तो नामुमकिन की हद तक मुमकिन है, ये मुश्किल है। इसलिए कि हम पार्लिमानी निज़ाम में कोई 272 हमारे कौमी असम्बली के हल्के हैं, 900 हमारे सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं। हर हल्के के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देना, बल्कि भले किसी मुल्क में एक बंदा भी हो तो किसी हल्के का, तो उतने हल्कों के लिए इतना सारा कुछ अरेंजमेंट करना, ये अगर आप उनको कहें कि जी आप इसको पोस्टल बैलेट के जरिए हो जाए या ईमेल के जरिए हो जाए या किसी भी और, तो वो जराए जो हैं वो सारे मैनिपुलेट हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर हल्के का अपना एक प्रॉब्लम होता है, लोग अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए, अपने मुल्क की जरूरियात को सामने रखते हुए, हल्के के कामों को सामने रखते हुए भी अब वोट देते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे भाई बहन हैं, उनका इशू ये है कि वो जिन ममालिक में रहते हैं वहाँ उनके कुछ इशूज हैं, वहाँ उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ जो फैसला है, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ वाले वोटर कर लें। और हमारी पहले से एक तजवीज़ थी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को नुमाइंदगी दी जाए असम्बलीज में, जिस तरह कश्मीर असम्बली में दी गई, और उसके लिए उनको दुनिया के मुख्तलिफ रीजन में 3, 4, 5 सीटें कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में उसी तनासब से जो हो सके तो वो दे दी जाएं, ताकि इस पे एतराज दूर हो जाए और वो उसको प्रैक्टिकली देखा जाए कि वो कैसे मुमकिन है। लेकिन प्रिंसिपली इसमें कोई एतराज नहीं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोगों को ये राइट है और बहुत सारे लोगों को नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों को नहीं है ये राइट। लेकिन हम ये कहते हैं राइट मिलना चाहिए, लेकिन उसका तरीकाकार ये हो कि वो अपने नुमाइंदे चुने जो उनके वहाँ कम्युनिटी के मसाइल हैं, वो पाकिस्तान के ऐवानों में आके उनके नुमाइंदे आके बैठ के बातें करें। बिल्कुल सही। अब कायर साहब, जिस तरह ये हुकूमत ने अपना तीसरा बजट मंजूर कराया, ये ज़ाहिर है हर ऑपोजिशन ये दावा करती है कि बजट पास नहीं होने देंगे, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं होती। हुकूमत के पास अगर नंबर्स पूरे हों तो वो करवा ही लेती है। लेकिन जितनी आसानी से ये हुआ, आप लोगों ने तो अपने पूरे 56 MNAs शहबाज साहब के हवाले कर दिए थे। वो उस मौके पर खुद ही गायब थे, उसके अगले दिन भी नहीं आए जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे। शायद खाकान साहब भी एक दिन गैर हाजिर रहे, कोई दर्जन भर मुस्लिम लीग नून के लोग गैर हाजिर रहे। इससे ज़ाहिर बिलावल साहब को बड़ी यकीनन मायूसी हुई होगी। ओवरऑल पीपल्स पार्टी क्या तासुर ले रही है? नून लीग ने मायूस किया सिलसिले में? आप मायूसी नहीं, शहबाज साहब के तो कज़न की डेथ हुई थी और जो जेन्युइन रीजंस हैं वो अपनी जगह, बाकी मेंबरान को आना चाहिए था। भले हम उसको ब्लॉक नहीं कर सकते थे, अपोजिशन हमेशा ये दावा करती है कि हम उनके साथियों को भी कायल करेंगे, और हमारी तवक्को थी कि इनके इत्तेहादी जो बजट में अवाम के लिए अजाब ये डाल रहे हैं उस पर उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन ये बात भी है, सारे मेंबर भी होते तो भी उनकी ताकत तो ज्यादा थी ही, इसलिए कि स्पीकर साहब तो मानते ही उनको है। उनके पास 100 मेंबर होते, अपोजिशन के पास 200 होते, फिर भी यस उन्हीं का माना जाना था, क्योंकि स्पीकर साहब ने तो वहां से हदायत लेनी होती है। लिहाजा, और ये भी याद रखिए कि ये जो बजट है ना, ये कभी फेल नहीं हुआ। कभी कोई गवर्नमेंट बजट फेल होने पे गई है आज तक हमारे पाकिस्तान? मेरे इल्म में तो नहीं है। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये बजट जो है अब वो एक रिचुअल रह गया है, अब बजट की हकीकत में वैल्यू नहीं है। इसलिए कि आप हर चौथे दिन, आप 10वें दिन बिजली की रेट बढ़ाते हैं, तेल के नर्ख बढ़ाते हैं, नए सरचार्जेस लगा लेते हैं, रेवेन्यू के जो मददात है उसमें तब्दीलियां कर लेते हैं, SRO जारी कर लेते हैं जो पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं लेते हैं आप। इसी तरह बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आप, या बहुत सारी लाइबिलिटीज आप क्रिएट कर लेते हैं जो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होती है। फर्ज करें इस साल इन्होंने, अगर फर्ज करें इन्होंने 3000 अरब का कर्जा लेने की बात की है, तो जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा और या बाकी मसाइल आएंगे, तो ये जब फर्दर कर्जा लेंगे तो बजट तो देखता रह जाएगा ना। इसी तरह लोगों की जिंदगी में अगर कोई चीजें हैं, महंगाई है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो तो बजट अपनी जगह रहेगा, नीचे से काम कुछ और तरह चल रहे होते हैं। तो बजट एक रिचुअल है, लेकिन उस पे अपोजिशन ने जो अपना रोल था वो अदा करने की कोशिश की। अगर सारे मेंबर आते तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कायर साहब, चले पहले दिन तो वो एक इंतकाल में मैयत में थे शहबाज साहब, और वो स्वयं भी उस दिन हो गया था। लेकिन जो कल की बात है, कल तो पहले उन्होंने उज़र पेश किया कि FIA में उनकी पेशी है, लेकिन जब वहाँ चेक किया गया तो वहाँ उनकी नहीं, हमजा शहबाज साहब की पेशी थी। तो कल भी वो नहीं आए, तो उनकी इस गैर मौजूदगी को कहीं किसी डील से, किसी अंडरस्टैंडिंग से तो ताबीर नहीं कर रहे आप लोग? कल तो सप्लीमेंट्री बजट था, कल तो कोई बजट का बड़ा इशू नहीं था मेरे ख्याल में। मैंने कहा वो आ जाते तो ज्यादा अच्छा था। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच तो कल, प्राइम मिनिस्टर को इख्तितामी सेशन से खिताब करना था।
तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आजकल कौन सा मसला है जी, टीवी पे बैठ कर उन्होंने सुन ली होगी। वजीर आजम साहब के वही खिताब है जो पिछले 4, 6, 8, 10 साल से सुन रहे हैं, उसमें चंद ही बातें थी और वो उन्होंने कोई रिप्लाई तो करना नहीं था, उन्होंने सुन ली होगी। उसमें प्रेजेंट होना कोई जरूरी नहीं था, कोई उसकी अप्रूवल डिसअप्रूवल तो नहीं होनी। मैंने कहा अगर होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो कैसा अब 4 तारीख से पीडीएम वाले तो अपने जलसे जुलूस दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। जाहिर है आप उनकी उस सियासत का तो अब हिस्सा नहीं है, आप लोग अपनी अलग से ऑपोजिशन करेंगे। फिर अब आगे हुकूमत को चैलेंज करने के लिए आप लोग के पास क्या स्ट्रेटजी है? जाहिर है बजट हुकूमत ने पास करा लिया, अगला बजट इनको आखिरी पेश करना है। जिस तरह ऑपोजिशन इस वक्त तकसीम है तो लग रहा है कि 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करने में बासानी कामयाब हो ही जाएगी। देखिए अपोजिशन तकसीम इसलिए है कि मुस्लिम लीग चाहती है कि पीटीआई अपने मुर्दी करे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये 5 साल पूरे करें। शाहिद खाकान साहब ने कहा कि हम पंजाब हुकूमत नहीं कराना चाहते, हमने पीपल्स पार्टी के कहने पे नहीं कराई, हम जागीर तरीन भी कहेगा तो नहीं कराएंगे। राना जो है तनवीर साहब ने कहा कि हमें फौजदार हुकूमत सूट करती है, और इस साहब ने इन्होंने जुबैर उमर साहब ने कई दफा कहा। बिलावल साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग के सदर हैं और वो उनका जो बयानिया होगा हम नून लीग का बयानिया वही समझेंगे। क्या शहबाज साहब भी यही चाहते हैं? हम तो समझते हैं इसलिए कि हमें यही करना चाहिए ना, जमात के सरबराह की बात सुनी जाएगी। इस वक्त मुस्लिम लीग के सदर तो वही हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब तो नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब की बात सुनी जाएगी। अगर मियाँ साहब डिस्क्वालिफिकेशन उनके खत्म हो जाते हैं, वो वापस तशरीफ ले आते हैं, फिर वो हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठे होंगे, बट इवन देन वो सरपरस्त के तौर पे हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। तो ये तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन हम अपना रोल असम्बलियों में भी अदा करते रहे, कौम के सामने है, हमारे मेंबरान भी हाजिर रहे। हमने अपने तय इस बजट की जो आवाम के ऊपर इसने तकलीफ नाजल करनी है वो भी हमने बयान की है। और अब क्योंकि इलेक्शन जारी है कश्मीर का, उस इलेक्शन से अंदर मसरूफियत होगी, उसके बाद कोविड की सूरत हाल भी कुछ बेहतरी होनी शुरू हुई है, तो पीपल्स पार्टी लाइक माइंडेड जमातों को और हुकूमतों को इकट्ठा करके इस हुकूमत के खिलाफ भरपूर अपना जो है मिशन वो जारी रखें। और कैसा अभी जरदारी साहब जो पंजाब के दौरे पर थे, बड़ी अहम उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, परवेज़ इलाही साहब से, मंजूर भट्टू साहब से, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के कुछ लोगों से भी वो मिले। ये किस सिलसिले में थी? पीपल्स पार्टी में क्या शमूलियत की दावत हुकूमत के कुछ लोग को दे रहे हैं या इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं आगे हुकूमत को वक्त से पहले घर भेजने? मैं क्योंकि उन दिनों कश्मीर में था चेयरमैन साहब के साथ, मैं उन मीटिंग्स में था नहीं, उसके बाद मेरी जरदारी साहब से मुलाकात हुई नहीं, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर उन मीटिंग्स के अंदर क्या डिस्कशन हुई। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि अपोजिशन इस वक्त तकसीम है और उन्होंने कहा कि तकसीम इसलिए है कि नून लीग ये चाहती है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। और कुछ सीनियर लीडर्स के उन्होंने नाम भी कोट किए कि मरियम नवाज साहिबा, शाहिद खाकान बासी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन तमाम का इस वक्त जो रवैया है और जो बयानिया है वो यही हमें यकीन दिलाता है कि इस हुकूमत के मुद्दत को पूरी करने के वो हक़ में हैं। शीज़ा फातिमा साहिबा हमारे साथ नून लीग की सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि क्या वाकई नून लीग ये चाहती है या फिर नून लीग की स्ट्रेटजी कुछ और है। शीज़ा साहिबा, ये कायर साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन जो इस वक्त तकसीम है वो नून लीग की वजह से तकसीम है। पीपल्स पार्टी तो इस हुकूमत को वक्त से पहले घर भेजना चाहती है, लेकिन नून लीग ये चाहती है कि अपनी मुद्दत पूरी करे, पंजाब हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी। ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, जिस दिन इलेक्शन हुआ और असेंबलियाँ बनी तो पहला वोट जो शहबाज शरीफ साहब को देना था, एक डिसीजन हुआ और इन्होंने नहीं दिया। और उसके बाद कई दफ़ा कई चीज़ें होती रहीं और आखिर पे हम सेनेट में आए, जहाँ पे इन्होंने हुकूमती वोट लेके अपने बंदे को चेयरमैन बनाया। हमने अपनी तमाम जो हमारे वादे थे हमने पूरे किए। हमने एक वोट डाल के गिलानी साहब के लिए कैंपेन की, अपने बंदे पूरे किए। आप आखिर तक देखें, हमने हर कोशिश करके उनको सेनेटर तक पहुंचाया, सेनेटरशिप तक। और उसके बाद यही मुआहिदा था कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो इस तरह बनेगा हमारा, मगर इन्होंने हुकूमती वोट लेके, अब ये जो हमारी एक पीडीएम बनी थी उसका एक डिसीजन था कि कोई भी जो पीडीएम के बाहर जमाते हैं उनसे राब्ते नहीं होंगे और उनकी मदद नहीं ली जाएगी, मगर इन्होंने किया। तो ये तो इस रवैये तो सामने हैं, इसमें हमें कोई इससे ज़्यादा तो देखने वालने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी किस्म की। जहाँ तक इस हुकूमत का सवाल है, हम बिल्कुल हर हद तक आईनी कदरों के मुताबिक आईनी दायरे में। शीज़ा साहब, ज़रा हुकूमत की तरफ तो आते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के आपने रवैये की बात की तो बिलावल साहब ने तो अभी गुज़िश्ता दिनों बजट सेशन में अपने 56 के 56 MNAs शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दिए थे।
अब अहम मौके पर 2 दिन शहबाज साहब खुद गायब रहे, तो पीपल्स पार्टी का मायूस होना नून लीग से वो तो फिर वजह है। आप लोग के 14-15 लोग गायब थे, पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 लोग बीमारी की वजह से गैर हाजिर थे। हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनके घर में जो एक अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है, उनके खाली तायाजाद भाई नहीं थे, वो उनके ब्रदर इन लॉ भी थे। और ये देखते हुए कि उनके घर के तमाम अफराद में से कोई भी, ये जो इन्होंने जाली मुकदमे इस हुकूमत ने बनाए हुए हैं, उनकी बेटियों को इन्होंने अदालतों में घसीटा है शहबाज शरीफ साहब की, तो उनकी फैमिली का कोई भी फ़र्द यहाँ पे मौजूद नहीं था। एक उनकी करीबी ताल्लुक़ भी बहुत ज़्यादा था, उनकी जो हालत थी और उनकी जो एक ग्रीविंग की सिचुएशन थी, उसके मुताबिक उनका आना असेंबली में मुनासिब नहीं था, ना वो आ सके। बिल्कुल वो रास्ते में थे, वो भेरा से या कलर का हाथ से वापस मुड़ के लाहौर गए हैं, ये खबर सुन के। ऐसा नहीं कि वो आ नहीं रहे थे या उनका इरादा नहीं। तो ये थोड़ा सा हमें ख्याल से इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ को, हमारी एक सोसाइटी है, एक कल्चर है, एक कुछ रवायात हैं, उनको हमें देखना चाहिए और इन चीज़ों को हमें सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। ये इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है समझना कि वो क्यों नहीं आ सके अगर उनके घर में एक फौतगी हुई है। तो इसको इस पे सियासत करना मेरे ख्याल से जो है वो काबिल मज़म्मत है। जहाँ तक बाकी मेंबरान की बात है, देखिए 72 मेंबर्स हैं वो मौजूद थे, उनमें से 7 मेंबरान की किसी तरह किसी ना किसी करीबी इशू की वजह से लीव, मगर इसको मैं पीपल्स पार्टी पे या इस पे कमेंट नहीं करती। बात यह है कि गवर्नमेंट के 172 वोट थे, जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है वो 342 है। हम अगर अनलेस हम बाहर से नॉन पार्लियामेंटेरियंस उठा लाते, फिर ही हम उनको आउट नंबर कर सकते थे, अदरवाइज तो 172 वोटों को हम आउट नंबर नहीं कर सकते थे। तो जहाँ तक प्रेशर डालने की बात है, हमने 600-700 कट मोशंस डाले, हमने अमेंडमेंट्स डाली, हमने पढ़ी, हमने बहस की, हमने हर पॉसिबल। शेख साहब, पार्लियामान के अंदर तो ये आप लोग जितना प्रेशर डाल सकते थे डाल लिया, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत ही कामयाब रही क्योंकि नंबर इस वक्त उनके साथ हैं। अब पार्लियामेंट से बाहर अब ये 4 तारीख से आपका दोबारा पीडीएम की एक्टिविटी शुरू होनी है। अब पीपल्स पार्टी इसमें मौजूद नहीं है, ये बड़ा अच्छा मौका था आप लोगों के पीपल्स पार्टी को मनाकर वापस पीडीएम में ला सकते थे। गो के पीडीएम ने मौका ज़ाय कर दिया। अब आगे स्ट्रेटजी क्या? फिर वही जलसे होंगे, रैलीज होंगी, जुलूस होंगी, इससे क्या प्रेशर डल जाएगा हुकूमत के ऊपर? देखिए, अभी मुझे जो पीडीएम है उसका भी इजलास होना है, सरबराही इजलास होना है 5 तारीख को। उसके बाद उसमें जो फैसले सामने आएंगे उनसे पता चलेगा कि मामला आगे किस तरह बढ़ता है। 4 तारीख को सवात में जलसा नहीं हो नशीदा साहब? 4 जुलाई को तो जलसे का आगाज हुआ, जलसे का ऐलान हुआ था। वो जलसा अभी तक तो अपनी जगह पर कायम है, मगर उसके बाद आगे किस तरह होना है वो 5 तारीख को पीडीएम का सरबराही इजलास जो है उसका एक सामने आ रहा है। इस वक्त मौसम जो है वो बहुत शदीद गर्म है, लोड शेडिंग हो रही है, लोग बीमार पड़े हुए हैं। पाकिस्तान लाहौर में जो है वो तकरीबन 30 से 40% लोग जो हैं वो इस वक्त गैस्ट्रो के मरीज हैं इन चीज़ों की वजह से। तो हालात थोड़े से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शायद चीज़ें रिव्यू हो जाएं, मगर ये 5 तारीख के सरबराही इजलास में जो है वो आगे का शेजा साहब, ये जो तहरीक अब आप लोग दोबारा से शुरू कर रहे हैं, ज़ाहिर है अब तो अच्छी सूरत हाल जो बकौल हुकूमत के बेहतर से बेहतर होती जा रही है, फिर ये तहरीक क्यों कामयाब होगी? आवाम आपके साथ क्यों आएंगे? सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शानदाना गुलजार साहब भी मैं ज्वाइन करेंगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब ये हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश किया है और इस बजट को पेश करने से चंद माह पहले से हमें ये बताया जाने लगा था कि अब इस मुल्क की मईशत बहुत बेहतर हो गई है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी उस वक्त इस मुल्क में GDP 5.8 था, जो 1 साल बाद 1.9 पे गया, फिर वो उससे अगले साल माइनस में चला गया, फिर रिकवर होके अब इस वक्त 3.94 वो कोट किया जा रहा है, जिसको अगले साल बताया जा रहा है 4.5 हो जाएगा और हुकूमत के आखिरी साल तक वो 6 तक पहुँच जाएगा, यानी तरक्की की शरह 6% तक पहुँच जाएगी। तो एक ऐसे वक्त में शीज़ा साहिबा, जब ये हुकूमत माशी तरक्की कर रही है और मईशत अपना एक नेगेटिव पीक देख के वापस आ रही है, तो अब आप लोग ये तहरीक फिर कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं जबकि माशी तौर पर अब इस हुकूमत के और मुल्क के हालात बेहतर होते जा रहे हैं? देखिए, ये कहना आसान है कि माशी तौर पर इस मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। ये जो आप 3.9% भी कोट कर रहे हैं, ये -0.04 से लो बेस इफेक्ट है, उससे कंपेयर करके है। अगर आप इस ग्रोथ को इससे कंपेयर करेंगे अपना 2018 से, तो हम अभी तक मनफी में ही चल रहे हैं।
क्यूमुलेटिव ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो हम नेगेटिव ग्रोथ में चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। दूसरी बात ये है कि आप अब पता नहीं कौन सी मईशत देख रहे हैं, मगर इस मुल्क के अंदर हम 3%, 3.5% पे अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई छोड़ के गए थे। एवरेज 13%, एवरेज मैं बात कर रही हूँ, ये पूरे साल की 13% है। पिछले 3 सालों की एवरेज 13% ले लें तो तकरीबन कोई 40% जो है वो अशियाए खुर्दोनोश में महंगाई हो चुकी है 2018 से अब तक। पेट्रोल की कीमत जो है वो पिछले 15 दिन में 2 दफ़ा 4 रुपये बढ़ गई है, और उससे भी ज़्यादा जो बढ़ी है वो मिट्टी के, जो गरीब आदमी इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का तेल होता है, उसकी कीमत सिर्फ कल ही 4 आप आगे आ जाएं, लोड शेडिंग, ये जो अभी आज मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें रेलेवेंट है आज, बिल्कुल आज के हवाले से उनके नाम लूँगी, और तो हम एक तवील फहरिस्त है जिसकी बात कर सकते हैं। लोड शेडिंग लाहौर में, मेरे घर में, मैं लाहौर के सेंटर में रहती हूँ, इस वक्त 6 से 8 घंटे हो रही है, अभी 5 मिनट पहले लाइट आई है। देखें लोड शेडिंग, और जो बाकी इलाका जाते हैं, झेलम के करीब जो 12 घंटे है, आप पेशावर चले जाएं, उनके अपने एमएनए कहते हैं 22 से 24 घंटे हो रही है। अब बिजली तो हम साथ नहीं ले गए, ये तो कह रहे थे कि हम एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हैं। 1 घंटा लोड शेडिंग की जो इस मुल्क की इकोनॉमी को कीमत पड़ती है वो शायद हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज में होती हैं, और जो छोटे कारखाने होते हैं वो इस तरह की लोड शेडिंग से बंद हो जाते हैं। तो ये जो आप कौन सी मईशत की बात, एक गरीब आदमी तक जब तक सही। अब शीजा साहब, ये तो हम तो ज़ाहिर वही फिगर्स कोट करते हैं जो हुकूमत हमें बताती है। अब शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगी कि ये कौन सी वो मईशत है, क्योंकि इसके एक गरीब आदमी तक तो इसके साथ नहीं पहुँच रहा। शानदाना साहब, रेमिटेंसेज आपने 29 अरब डॉलर पहुँचा दी, एक्सपोर्ट्स आपकी 25 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ गई हैं, करंट अकाउंट खसारा आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा आम आदमी तक तो नहीं पहुँच रहा है। आम आदमी के लिए तो कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है, उसका मेयार ज़िंदगी तो नहीं ऊपर जा रहा है। शुक्रिया अरबाज साहब। देखिए, आम आदमी, मुझे लगता है मैं और आप भी आते हैं क्योंकि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। खास आदमी वो होता है जो इस मुल्क का 5% लोग हैं जो करोड़पतियों और अरबपतियों में शुमार होते हैं। उसके अलावा तकरीबन सभी आम लोग कहलाए जा सकते हैं। पहली बात, अगर आप गुर्बत की बात कर रहे हैं, शरह गुर्बत की, शरह नमो की, तो देखें इकोनॉमिक्स को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं पिछले 18 साल से डिफरेंट हुकूमतों के साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री में ही काम करती आ रही हूँ, और अगर मुझे अभी रिवील करना हो कि हमारी कितनी माइनस ग्रोथ हुई है, वो मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगी कि पीटीआई की हुकूमत वक्त के आप आदाद और शुमार कबूल करें। मैं आपको वर्ल्ड बैंक की स्टडी भिजवा देती हूँ, वो सब पाकिस्तान में है, इट्स कॉमन डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन भी वो डॉक्यूमेंट है, आप देख लीजिएगा कि मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान में जो माशी बदहाली आई है वो ग्लोबल इंडिकेटर्स पे है। जो आपने महंगाई की बात की, मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन सिर्फ अगर आप ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, ये पाकिस्तान नहीं सेट करता, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हों, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट से हट के भी बात करें ना, चाहे वो आपके जिसे हम कहते हैं ना पोर्ट ऑफ एंट्री का, ईज ऑफ लेडिंग का, आप जो चीज मईशत से, इकोनॉमी से मुंसलिक हो, जिससे लोगों की नौकरियां बनती हैं, वो 2008 से 18 से वो सब माइनस में चली गई हैं। और ये अगेन मेरे पास सारा डेटा फिगर्स है, लेकिन बात हम उसकी नहीं कर रहे हैं। बात जो आपने सवाल पूछा वो ये है कि लोगों तक अगर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रिबाउंड करके 3.9 पे वापस आ गया है कोविड के दौरान, जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक डूब रहे हैं, अमेरिका डूब रहा है, यूरोप डूब रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड डूब रहे हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ मीशत निकाल के देख ले कि वहाँ क्या इस वक्त हाल है, और पाकिस्तान अगर नहीं डूब रहा तो कोई वजह है। जो सबसे बड़ी चीज वज़ीर आज़म ने की है कि नौकरियां क्रिएट हुई हैं, लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, बावजूद इसके कि दुनिया इस वक्त बंद है बिजनेस के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात, जो आपने बात की इकोनॉमी की, मेरी बात सुनिए, मैं खुद एक ट्रेड लॉयर हूँ, और पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं 74 साल की हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, कि आप 25.4 अरब डॉलर पे चले गए। आप सोचे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से अभी 25 साल हो गए उसकी आज़ादी को, और उनकी एक्सपोर्ट तकरीबन 26-27 अरब डॉलर है। तो एक मुल्क 74 साल पहले आज़ाद होता है और एक मुल्क 25 साल पहले, और उनकी एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर पे। और आपको पता है कि कितनी रेसिज्म की प्रॉब्लम, वॉर प्रॉब्लम, कल्चर प्रॉब्लम, ये कहना कि पाकिस्तान ये कोविड के बाद का जो क्रेडिट आप लोग लेते हैं कि आप लोगों ने मईशत को संभाला दिया, तो कोविड से पहले जब आपकी हुकूमत आई तो उस वक्त ये जीडीपी रेट 5.8 था, जो गिरकर 1.9 हुआ। उस वक्त तक कोविड नहीं आया था, उससे पहले भी तो ये 4% ये गिरा, उसकी भी तो वजूहात आप सामने लाए। जी देखिए, वो 5.8 अव्वल तो था नहीं। आप जरा हफीज पाशा साहब की नई जो किताब छपी है वो देख लीजिएगा, वो पीटीआई के तो है नहीं हफीज पाशा साहब, और अक्सर टीवी पे
हमारी कभी तारीफ नहीं करते, तारीफ नहीं करते, उनका हक है, वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं। उनकी किताब में देख लें कि माजरत के साथ इन पर्टिकुलर डार साहब ने जितने फिगर्स इंफ्लेट किए थे मईशत के, क्योंकि याद रखिए स्टेट बैंक, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री, तीनों गठजोड़ था। जो नंबर बनाना है, जो टेक्निक डॉक्यूमेंट बनाना है, और वो मैंने नहीं लिखा, वो हफीज पाशा साहब की किताब में है, आप देख लीजिएगा। अब जो महंगाई की बात है तो जरूरी बात है, मैंने जी पिछले साल भी अपने बजट में ये बात कही थी और उससे पिछले साल भी कही थी, ये ना PPMLN की गलती है ना पीपल्स पार्टी की। ये पाकिस्तान में आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं वो सिर्फ मालदारों के लिए आती थी। बताइए अब इसके रीजन क्या है? आपका मुल्क 75% दालें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से मंगाता है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तो दालें खाता ही नहीं है, वो हमारे लिए बनाते हैं। और आपको पता है कि आप उसको कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी, कितना तेल उस पर इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम आप बाहर से आता है, या आपकी जितनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बाहर से आती है। आपकी चाय भी पाकिस्तान में नहीं बनती, चाय वो चीज जो सारा मुल्क इस्तेमाल करता है। साहब ये पिछले 3 साल में भी यही सब होता है ना। 3 साल बाद तो हमें प्राइम मिनिस्टर या आप लोगों ने ये बताना था कि अब हमने इतनी इम्पोर्ट चीजों की रोक दी है और अब हम ये चीजें खुद बनाने के काबिल हो गए। अभी तक प्राइम मिनिस्टर भी ये बता रहे हैं। आप दालों की इम्पोर्ट पाकिस्तान में रोक सकते हैं, लोग खाएंगे क्या? तो उसके ऑल्टरनेट जराए आपने पैदा करने हैं ना, दालें यहाँ उगाने के लिए आप लोगों ने। वही आपको बता, एब्सोल्युटली। अब सुनिए, मसला हमें एक और जहाँ आता है जिसमें सबसे बड़ी पाकिस्तान मार खाता है, वो है 18वीं तरमीम की कमजोरियां। 18वीं तरमीम एक बहुत अच्छी तरमीम थी, इसमें पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ, लेकिन जो इसमें मुआशी कमजोरियां थी वो किसी ने आज तक उस पर गौर नहीं किया। क्योंकि मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम कर चुकी हूँ और जिस फ्रस्ट्रेशन से मैं गुजरती हूँ, अभी भी मैं फखर इमाम साहब की मिनिस्ट्री के साथ नेशनल असेंबली की तरफ से ज़राअत पे काम करती हूँ, तो हमें जो काम करना होता है और उससे हमें सूबे से इजाजत लेनी पड़ती है। मैं आपको इसको मिसाल देती हूँ। पिछले साल कोविड की मद में वज़ीर आज़म ने 37 अरब रुपए का फर्टिलाइजर सब्सिडी यानी खाद की सब्सिडी हम तमाम सूबों में बांट रहे थे। वो अभी तक नहीं बटी है। क्यों? क्योंकि जिस सूबे से बात करो तो कहते जी हमने इस तरह नहीं बांटना, हमने उस तरह नहीं बांटना। हमने जबरदस्ती एक मैकेनिज्म उनके सर पे रखा और इसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन में स्टार्ट करवा दी, इंक्लूडिंग सिंध, इंक्लूडिंग KPK। आप सोचिए कि मुल्क एक है, किसान एक है, गुर्बत एक है और उस तक उसका पैसा नहीं पहुंच रहा है क्योंकि सूबे कह रहे कि हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, गरीब तड़प रहा है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस किस्म की, और मैं तो PTI में भी आई हूँ लेकिन पाकिस्तान में तो हमेशा सारी उम्र पली पड़ी हूँ, इसी मिनिस्ट्री में बैठी हूँ और जो फ्रस्ट्रेशन मैंने देखी है, क्योंकि किसी को परवाह नहीं थी, जिसे मिडिल इनकम तबका कहते हैं, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और लोअर तबका, गम सिर्फ मालदार का होता था क्योंकि उसके लिए इंडस्ट्री खड़ी करें, उसके लिए गरीब जो अंडरपेड वर्कर्स होते हैं। पहली दफा 20,000 पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमारी डेली बेसिक वेज गई है। और आपको पता है कि अभी भी जो सूबों के पास एक है लेबर का सब्जेक्ट, अभी भी पाकिस्तान की किसी लेबर की किताब में, किसी लेबर की कानून में आप ज़राअत पेशा काश्तकार को लेबर में नहीं काउंट करते। प्रॉब्लम आपकी ये है क्योंकि 70% आपका पाकिस्तानी आदमी देहातों में रहता है, पाकिस्तानी औरत देहातों में रहती है, उनका कोई वाली वारिस नहीं था। है मसले, हमारा परफेक्ट बजट नहीं है, हमारी परफेक्ट इकोनॉमी नहीं है। तो जितना गंदा हमें, आपने बिजली की तारें तो कराची में देखी होंगी ना, रंगी कुरंगी में किस किस्म की तारें हैं, हमें वो मईशत मिली है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, हमने खुद इलेक्शन लड़ा, हमें शौक था कि हमने पाकिस्तान ठीक करना है, हमारा अज़्म है कि हमने ठीक करना है, तो हम औरों पर ब्लेम नहीं डालेंगे, लेकिन ये बात तो जरूर हम वाजे करेंगे कि मसाइल क्या थे और अब क्या है। सही। चलें शीजा साहबा, ये हुकूमत को अब ज़ाहिर है 3 साल के बाद समझ आ रहा है कि मसाइल क्या थे और आगे किस तरह से इनको हल करना है। और कल प्राइम मिनिस्टर ने भी आप लोगों को भी तजवीज़ दी कि आप भी आएँ, अपनी तजावीज़ लेकर बैठ कर बात करें। तो ये कल की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच और फिर अब हुकूमत का रवैया कुछ बदलता हुआ आपको महसूस हो रहा है? कुछ हदफ़ तनकीद अपोजिशन को अब ज़रा कम बनाया जा रहा है? मैं 1-2 बातों के जवाब दे दूँ जी। एक्सपोर्ट की बात हुई, यकीनन अच्छी बात है, जितनी बढ़ेगी हमारे मुल्क का ही फ़ायदा है। मगर बात यह है कि 40% आप अगर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं तो उससे तो एक्सपोर्ट जो है, अगर हमारी पॉलिसी मौसर होती तो बहुत ज़्यादा, कम से कम 10% तो बढ़नी चाहिए थी। मगर हम 25.1 अरब पे डॉलर्स पे छोड़ के गए थे और आज 25.3 अरब डॉलर है 3 साल बाद। 40% डिप्रिसिएशन के बाद 1% आई थिंक एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो मेरे ख्याल से कि इस पर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए कि ये इस किस्म की वजह, इनकी क्या वजूहत। देखिए, पहले 1-2 सालों में -10% थी LSM की ग्रोथ। अब -10% अगर एक चीज़ की, मैं आपको सादा अल्फाज बता दूँ, आपके पास 100 रुपये, अगले साल आपके पास, आप -10% ग्रोथ करते हैं, आपके पास 90 रुपये रह जाते हैं, ठीक है। अगले साल आप कहते हैं जी वाह वाह हमने 6% ग्रोथ कर दी, लेकिन वो आपके वापस 100 रुपये नहीं बनते,
वो आपके हार्डली 95 रुपए बनते हैं। तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो हम अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम बड़ा नीचे गया है। इसलिए तो वही हफीज पाशा साहब की किताब कहती है 10 लाख लोग बेरोजगार हैं और 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। नंबर अदादो शुमार हम जो मर्जी करें, देखिए अगर सादरा साहब नंबर्स इन्फ्लेट करके गए थे, लेकिन शिजा साहब इसके बावजूद भी आप लोगों ने ये पूरी तहरीक चलाई है। 2 करोड़ लोगों में से लोग आपकी तहरीक में निकलकर क्यों उन्होंने कामयाब नहीं बनाया? फिर आपकी तहरीक नाकाम हो गई, अपोजिशन फिर तकसीम भी हो गई। फिर तो आवाम को आपके साथ निकलना चाहिए था। जो फिगर्स आप अभी कोट कर रही हैं अगर उनमें हकीकत है तो। ये पीडीएम के जलसे हुए हैं, वो बहुत अच्छे जलसे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त लोगों का जो हाल है, उनके पास खाने की एक वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास सड़कों पे आने का शायद वक्त नहीं है, ना सोचने का वक्त है। वो तो बेचारे मुश्किल से अपनी एक वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला रहे हैं। स्कूलों से उनके बच्चे उठ गए हैं, उनके लिए तो एक दिहाड़ी छोड़ना भी मुश्किल है। तो ये देखें, और उसके बावजूद हमारे जितने जलसे हुए हैं वो बहुत अच्छे बेहतरीन जलसे हुए हैं। हाँ, इंटरनल सियासत होती रहती है, चीजें इधर उधर होती रहती हैं, अगर पार्टीज के बीच में इख्तिलाफ है वो भी ठीक हो जाएंगे, मतलब उसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये चीजें जो हैं, इनको हमें इन पे गौर करना चाहिए कि हम इस वक्त इस मुल्क को 3 सालों में किधर ले गए हैं। देखिए, अगर हम इसी तरह ब्लेम करते रहेंगे जिस तरह इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो ये तो हम बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये अपनी इस तरह की चीजें सेलिब्रेट करना, लेकिन अब इस प्लेइंग गेम से निकलकर ऐसा लगता है कि शायद अब हुकूमत की कल की जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी उसके बाद उनका और हुकूमत का रवैया शायद अपोजिशन की तरफ थोड़ा बेहतर और थोड़ा तब्दील हो। बहुत शुक्रिया शिजा फातिमा साहिबा, शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। दोनों में आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सस्ते घर की जो स्कीम थी प्राइम मिनिस्टर की, उसमें लोगों को कर्जों के लिए अप्लाई करते हुए और ये कर्जे लेते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। बैंक्स का अमला उनसे ताउन नहीं कर रहा। इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अप्रैल 2019 में तामीराती पैकेज का ऐलान किया था। सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म के तामीराती इंडस्ट्री के लिए पैकेज में मई 2021 तक 3 खरब 40 अरब रुपए मालियत के 1083 मनसूबे FBR के पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि 43 अरब रुपए 292 आर्जी मनसूबे भी इसमें शामिल हैं। पैकेज के तहत प्रोजेक्ट्स की तकमील 30 सितंबर 2023 तक और हाउसिंग यूनिट्स और प्लॉट्स की खरीदने की मुद्दत 30 मार्च 2023 तक होनी है। लेकिन इस पैकेज के लिए वफाकी हुकूमत ने तामीराती शोबे को जो एमनेस्टी स्कीम दी थी वो आज ख़त्म हो गई है और तामीराती पैकेज के तहत ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आज से बंद कर दी जाएगी। हुकूमत पहले ही इस स्कीम की आखिरी तारीख गुज़िश्ता दिसंबर से बढ़ाकर 30 जून कर चुकी थी और हुकूमत अगर एमनेस्टी स्कीम में तोसी चाहती है तो इसके लिए अब उसे कानून साजी करना पड़ेगी या फिर ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। अब हुकूमत ने IMF से रियल स्टेट शोबे में एमनेस्टी स्कीम में तोसी के लिए 6 माह की दरख्वास्त की थी। तामीराती शोबे के लिए पैकेज के साथ ही हुकूमत ने भी कम आमदनी वाले घरानों के लिए सस्ते मकानात की तामीर और उसकी खातिर बैंक्स के जरिए कर्ज फराम करने का बंदोबस्त किया था। कर्ज लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है और इसके साथ 2 फ़ोटोज़, कुछ सैलरी स्लिप्स या कारोबार की सूरत में अखराजात की तफसीलात होना भी ज़रूरी है। अब इन डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक को बहुत मुश्किल दरख्वास्त फॉर्म फिल करके देना होता है, जिसके बाद बैंक के लिए शहरी की दरख्वास्त को 1 माह में मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। दरख्वास्त गुजार के लिए किसी बैंक में अकाउंट का होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सब इतना आसान है नहीं जितना ये आपको बताने में लग रहा है। कम लागत घरों की स्कीम में भी लोगों को कर्जे नहीं मिल पा रहे हैं। शिकायत भी सामने आ रही हैं कि कर्ज के लिए जाने वाले गरीब आदमी को बैंक स्टाफ सही से ट्रीट नहीं करता, उससे ताउन नहीं किया जाता, उनका मसला नहीं सुना जाता और बैंकों की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा और दुश्वार हैं जो एक आम आदमी के लिए पूरी करना इंतहाई मुश्किल है। जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से तो ये कहा था कि एक छाबड़ी वाला भी और एक स्टॉल लगाने वाला भी जो किसी राशन की दुकान से ख़रीदारी करता है, अगर उसके पास उसके अखराजात की तफसील स्लिप मौजूद है तो सिर्फ उसकी बुनियाद पर भी वो ये कर्ज ले सकता है। लेकिन अमली तौर पर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही है। इसी पूरी सूरत हाल पर आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक चेयरमैन हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आरिफ साहब, एक तो ये एमनेस्टी स्कीम आज से ख़त्म हो गई है, इससे आपकी इंडस्ट्री पर क्या इसके असरात पड़ेंगे? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, एक फिगर आपने दिया 340 अरब रुपए का, मेरे पास अभी जो फिगर आया 440 अरब रुपए का फिगर आया। अच्छा। दिसंबर में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी एक्सटेंशन दी थी तो तब प्राइम मिनिस्टर ने फिगर दिया था कि 183 अरब रुपए के प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं और आज 440 अरब रुपए का फिगर है। इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर ने जब एक्सटेंशन दी थी तब 1 साल हो चुका था, अब 6 माह का टाइम दिया है इन्होंने। 6 माह के अंदर
247 अरब रुपए के प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्टर्ड हुए, नंबर 1। सेकेंडली ये कि अभी भी मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के पास, SBC के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग में। CDA ने बहुत सारी अप्रूवल्स दी, LDA ने बहुत सारी अप्रूवल्स दी, पंजाब में बहुत अप्रूवल हुई है, लेकिन सिंध में नहीं हो सकी। लेकिन फाइनल टैक्स रिजीम जो इसमें है, जो जिसके लिए अब ऑर्डिनेंस की नहीं, कानून साजी की जरूरत है। गवर्नमेंट को कानून साजी करनी चाहिए उसके ऊपर कि आप देख रहे हैं कि आपके इस फैसले से, इस अच्छे फैसले से गवर्नमेंट के, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री चलना शुरू होगी, उसकी एक्सपेंशन हुई। आपकी स्टील इंडस्ट्री देख लें, आपकी टाइल्स इंडस्ट्री देख लें, आपकी एल्युमिनियम इंडस्ट्री देख लें, तमाम जगहों पे एक्सपेंशन हुई, तमाम जगहों पे प्रोडक्शन बढ़ी, लोगों का पैसा आना शुरू हुआ आपके इस सेक्टर के अंदर। आपने ये देखा कि जो बिल्डिंगें काफी अरसे से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, बंद पड़ी थी, उसमें तेजी आई, वो प्रोजेक्ट लोगों ने उसमें परचेजिंग शुरू की। आरिफ साहब, अब इस स्कीम को लेकर क्या हुकूमत इस वक्त खुद आपको इस पर कानून साजी करती हुई सीरियस दिखाई दे रही है? आपसे कुछ तजावीज़ तलब की गई हैं? आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे, या कुछ बिल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया, उनसे पूछा गया इससे मुताल्लिक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो मुतमईन इस तरीके से हो गए थे कि शौकत तरीन साहब ने बजट वाली रात को, उससे अगली रात को मीडिया पे आके क्लियर ही कहा था कि हम 6 महीने की एक्सटेंशन का सोच रहे हैं उसके ऊपर। हम मुतमईन हो गए थे कि 30 तारीख को 6 माह की एक्सटेंशन हो जाएगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल एक बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात की है कि हम अपने फैसले खुद करेंगे। जो उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में बात की है, कोई दूसरा मुल्क या कोई दूसरा इदारा हमारे फैसले नहीं, हम खुद करेंगे। तो फिर इस मामले में प्राइम मिनिस्टर को खुद फैसला करना चाहिए अपनी इकोनॉमी के लिए, ताकि इकोनॉमी आपकी एक्सटेंड हो। तो आरिफ साहब, फिर अगर प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये फैसला नहीं किया तो ये तौसी ना होने का फैसला क्या समझते हैं? फिर ये कहाँ से हुआ? क्या किसी दबाव में आकर इस तौसी को खत्म किया गया? देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर की तो चाहत है, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इसकी एक्सटेंशन हो। प्राइम मिनिस्टर खुद फिगर्स देते हैं जब मीडिया पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद बताते हैं कि जी इतना जो है वो इतनी इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर का फायदा नहीं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलना शुरू हुआ तो आपकी तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सपेंशन। तो फिर कौन नहीं चाहता? अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं तो क्या वजीर खजाना शौकत तरीन साहब नहीं चाहते जी? तो फिर कौन नहीं? जब प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं किसी काम को करना तो उस काम को कौन रोक सकता है? क्या वजीर खजाना शौकत तरीन नहीं चाहते, या उनकी काबीना में से कोई और नहीं चाहता और उन्हें कन्विंस कर लेता है इस बात के लिए? प्राइम मिनिस्टर ने तो कल क्लियरली कहा, जब गिरफ्तारी की बात हुई कि जी गिरफ्तारी होगी, प्राइम मिनिस्टर ने कल क्लियरली कहा कि जी जो जहांगीर तरीन ने जो बजट पेश किया है वो मेरी अप्रूवल, जी शौकत तरीन साहब ने जो बजट दिया है वो मेरी अप्रूवल से दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर तो, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो, आपको याद होगा कल वो असेंबली के लिए जो है वो असद कैसर साहब ने बोनस की बात की, तो शौकत तरीन साहब ने प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया कि अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर देंगे, तो फाइनल अथॉरिटी तो प्राइम मिनिस्टर है ना। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर के बाद तो फिर तो जब प्राइम मिनिस्टर फाइनल चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो फिर जो फैसले रुके हैं वो इस बाउंड्री से, इस मुल्क की बाउंड्री के बाहर से कहीं से फैसले रुके जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आरिफ साहब, प्राइम मिनिस्टर तो ये भी चाहते हैं कि ये गरीबों को ये सस्ते कर्जे मिलें, सस्ते घर वो खरीद सकें, वो बैंक जाएं, उनको कोई हर्डल्स ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं ये बैंकों ने इतना मुश्किल बना दिया है, किसी को सैलरी स्लिप लाने का बोल रहे हैं, किसी से वो टैक्स सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, किसी से वो कोई और डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को बैंक में जाकर ये सस्ते घरों के लिए कर्जे लेने के लिए। ये स्कीम इस तरह से कामयाब हो पाएगी? इसमें भी फिर वही होगा, वो अमीर ही फायदा उठा लेंगे, गरीब रोता रह जाएगा। देखिए अरबाब, हमारे यहाँ इदारों का तो, सरकारी इदारों का तो बुरा हाल है। जो लोग धक्के खाते हैं अप्रूवल्स के लिए, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन कम से कम कोई बैंक ने इश्तिहार दिए, बैंक फ्रंट पे आए कि जी हम कर्जा देना चाहते हैं। शायद आपके प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि ये जो है अभी इनका मिजाज नहीं है, इनका मिजाज नहीं है, मिजाज बनने में वक्त लगेगा। मैं वही बात कल मैं कई दिनों से बात कर रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो एक जनरल स्टोर चलाता है, जो एक शॉपकीपर है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा था, हमाद अजहर साहब ने पिछले साल अपनी तकरीर में कहा था जब वो फाइनेंस में थे, उन्होंने कहा कोई डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड के अलावा नहीं मांगा जाएगा गरीब लोगों से। लेकिन एक आम आदमी जो प्राइवेट सेक्टर में, उसको नौकरी, प्राइवेट सेक्टर से आरिफ साहब फिर ये भी पूछा जाता है कि आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है, नहीं है? आपका नाम नहीं है तो पहले आप उस लिस्ट में अपने नाम को ऐड कराएं। वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए आपको वैसे ही हज़ारों रुपए भरने हैं, फिर आपका नाम उस लिस्ट में आता है।
तो फिर ये तो मुश्किलात पर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और वज़ीर आज़म का बयानिया कुछ और है, अमली तौर पर हो कुछ और है। देखिए, वजीर आजम तो कहते हैं कि अब स्पीच भी उर्दू में होगी, सारी ट्रांजैक्शन भी उर्दू में होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है डॉक्यूमेंट आप देखें, टैक्स के उठा के देखें और इदारों के उठा के देखें, तमाम इंग्लिश में चल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो बात करते हैं, हमारे यहाँ यही मसला है, पिछले 34 महीनों से ये मसला है। प्राइम मिनिस्टर मीडिया पे आके या असेंबली में खड़े होके लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन पीछे जो है वो रेड टेपिज्म जो है उसको जो है वो ब्रेक लगाता है और वो कहते हैं कि हो नहीं सकता, हमारे पास लॉ नहीं है, इसका इन चीज का लॉ नहीं है। इसी तरीके से बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक डायरेक्शन दे रही है बैंक्स को कि भाई आपने जो है वो गरीब आदमी से शनाख्ती कार्ड और तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं लेना है, आपने कोई इनसे और डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछना है। तो उसके बावजूद बैंक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ना स्टेट बैंक की सुनी जा रही है, ना प्राइम मिनिस्टर की सुनी जा रही है। मिजाज, पहली बात है कि मिजाज देखें, मैंने पहले भी कहा था कि गाड़ियों के लोन जो हैं, गाड़ियों के ऑटोमोबाइल लोन्स जो हैं, वो शुरू में बड़ा तकलीफ दे था बैंकों से लेना, फाइनेंस करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज एक आईडी कार्ड की कॉपी पे आपको जो है गाड़ी फाइनेंस होके मिलती है। इसी तरीके से हम समझते हैं कि अभी ये जो शुरुआत हुई है पिछले 6 माह से, जो बैंक से फाइनेंसिंग की जो बात की और प्राइम मिनिस्टर ने पाबंद किया है, लेकिन इनको जो है वो अपना मिजाज सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसके ऊपर जो है वो आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं, मीडिया जो इसको तवातुर से उठा रहा है, मैं समझता हूँ कि इसको और ज्यादा प्रेशराइज करना पड़ेगा। बिल्कुल आरिफ साहब, हम तो बिल्कुल उठाते रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर तक कोशिश करेंगे पहुंचाने की। आज आपके भी प्रेसिडेंट आबाद के मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से, किस सिलसिले में वो मुलाकात थी और क्या कुछ उससे बेहतर कोई चीज सामने आ सकी? ये प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें हुई हैं, वही अप्रूवल्स के प्रोसेस के सिलसिले में बात हुई है और कुछ चीजें ऐसी हैं, कई जगहों पे हर्डल्स हैं। नस्ला टावर का इशू था, आपको पता है, 15 दिन से वो चल रहा है, उस इशू पे बात हुई हमारी। कोर्ट्स के लिए बात हुई कि जी इदारे सपोर्ट नहीं करते और कोर्ट्स जो है फिर जो फैसले देती हैं तो उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे जो है काफी प्रोजेक्ट इसी वजह से रुके हुए हैं कि जो आपके इदारे के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है अभी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर ने आज जो है वो चेयरमैन आबाद से कहा है कि नेक्स्ट वीक में हम शुरुआत करते हैं सीडीए से। सीडीए की एक मीटिंग उन्होंने या तो नेक्स्ट थर्सडे और उससे नेक्स्ट थर्सडे प्रॉपरली स्पेसिफिक सीडीए के लिए वो रख रहे हैं कि क्या क्या मामला आते हैं, क्या चीजें। मैं कंप्लेन नहीं है, लेकिन सीडीए एलडीए बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो हमने रिक्वेस्ट की है डिजिटलाइजेशन की और 2-3 चीजें कि जो है वो मैन टू मैन कॉन्टेक्ट खत्म हो, डायरेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट किसी का, तो ये चीजें जब होंगी तो आपको जो है सिस्टम अच्छा मिलेगा और आपको इसके असरात कुछ माह के अंदर नजर आना अभी नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जितनी स्पीड से ये पैकेज गुजर गया, लेकिन वो जो हम रिजल्ट चाह रहे थे वो रिजल्ट जो है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, आबाद के साबिक चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। और उम्मीद उनको मिनिस्टर से यही है कि ये जो गरीबों के घर वाला मामला है, जो बैंक में दुश्वारियाँ हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर की कुछ मजीद हिदायत ऐसी हैं, स्टेट बैंक थोड़ा और इसमें अपना फाल किरदार अदा करे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें और आसानी के साथ लोगों को ये कर्ज मिल सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।